नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दूध जहां एक ओर किसानों की समृद्धि और उसके फसल चक्र से जुड़ा हुआ है, वहीं आम लोगों के स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। आज हम इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं जयदेव विश्वास जी। जयदेव विश्वास जी झारखंड मिल्क फेडरेशन के आप महाप्रबंधक हैं। जयदेव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयदेव जी, जब दूध के उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है कि यह किस प्रकार से काम करता है, ये जो सिस्टम है, क्योंकि दूध बहुत जल्दी, हम लोग बचपन में भी देखते थे, थोड़ा सा भी लेट विलम्ब हो गया तो फट गया, मतलब वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये जो सिस्टम पूरा काम करता है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम लोग अपनी उपभोक्ता को स्वस्थ माने संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, दूध जैसा आप जानते हैं कि ये एक संपूर्ण आहार है। जी बिल्कुल। और इसको शास्त्रों में अमृत के रूप में माना गया है। जी। और दूध में जो है, अगर हम उसको खुला छोड़ दें या बिना प्रोसेस किए या बिना उबाले छोड़ दें तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। और जैसे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ उसमें होगा जी, तो उसमें उसका जो प्रकार है वो बिगड़ने लगेगा, उसमें जो है बैक्टीरिया का लोड बढ़ने लगेगा और वो दूध फिर खाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि दूध को निकालने के बाद आप जितनी जल्दी या तो उसको उबाल लें या फिर उसको ठंडा करके अगर आपको प्लांट में ले जाना है तो उसको प्रोसेस कर लें। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो आवश्यकता है कि दूध को आप तुरंत उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उसकी जो नियत, उसका जो काम है वो हम तुरंत करें। उसको हम अपने साफ बर्तन में रखें, उसको ढक के रखें और तुरंत उसको उबाल करके पी लें, अगर आप घरेलू कंजम्पशन के लिए उसका आप उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन जब आप उसको किसी संस्था को बेचने के लिए या कहीं बाहर देने के लिए जब आप उसको करते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जो है बहुत आवश्यक होता है कि दूध को हम पहले ढक करके रखें, तत्काल जहाँ पे आपकी समिति है वहाँ पे उसको ले जाएं और वहाँ पे उसको दें और उसको शीघ्र वहाँ से डिस्पैच करके जहाँ पे उसका जो हमारा बल्क मिल्क कूलिंग की व्यवस्था है वहाँ पे उसका प्रस्थान जो है वो किया जाए। अच्छा, एक सवाल बार बार जो आम उपभोक्ता के दिमाग में आता है वो ये है कि हम कैसे माने या किस प्रकार से हम संतुष्ट हों कि ये दूध बढ़िया है? देखिए, बड़ा सवाल है ये। एकदम उपभोक्ता हमेशा, मतलब आज भी अगर हम देखें तो लोगों का रुझान ये रहता है कि हम खुला दूध लें। बिल्कुल। और गाय से दुहाए या भैंस से दुहाए और ले लें। हाँ, हम दुहाएं और साथ में दुहाएं ले लें। देखिए, अगर आप अपने सामने दूध दुहा करके ले रहे हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो दूध खराब है। निश्चित रूप से उससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके सामने कोई गाय को साफ सुथरे तरीके से धो करके आपको दे रहा है और आप उसको दूध के बदले में कुछ भुगतान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हर इंसान के लिए वो संभव नहीं है। तो उसमें क्या है, हम खुला वाला दूध जो कि साइकिल में ला करके लोग गांव से ला करके उसमें या कुछ अशुद्धियां पानी डाल करके या जैसे भी करके हो लोग अपना उसको बाज़ार में बेचते हैं और हम उसी दूध को लेकर के ये समझते हैं कि ये पैक्ड मिल्क से बेहतर है। पैक्ड मिल्क के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। जी, लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ पाउडर घोल करके दूध बनाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये जो भ्रांति है लोगों के मन में और एक ये रूढ़ होता चला जा रहा है ये विश्वास, तो कैसे हम तोड़ सकते हैं उसको? देखिए, इसके बारे में लोगों में जागरूकता, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों में भी हम देखते हैं कि ये जागरूकता नहीं है कि पैक्ड मिल्क को लोग हमसे आज भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि इसमें पाउडर मिला करके है। अभी कुछ समय पहले की मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे गाड़ी का एक नया ड्राइवर आया, वो मेरे साथ गाँव में घूमने के लिए गया जहाँ हमारा दूध संकलन होता है। जी। तो बोलता है, सर यार डेयरी वाला दूध आप लोग गाँव से खरीद करके ले जाते हैं, हम तो सोचते थे कि ये पाउडर घोल के खाली बेचते हैं। तो ये धीरे धीरे लोगों में ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाउडर मिलाने वाली बात की सत्यता वहीं तक है कि हम जो पैक्ड मिल्क बेचने वाले लोग हैं वो FSSAI के तहत, उनके मानकों के तहत उनके दूध को रखना उनकी बाध्यता होती है, जो भी कंपनी दूध को बेच रही है।
तो अगर वो FSSAI मतलब जो हमारी जो सरकारी व्यवस्था है और मानक है फूड सेफ्टी, हाँ, फूड सेफ्टी का, उसकी जिम्मेवारी है दूध जो पैक करके बेच रहा है। अगर आप खुला दूध बेच रहे हैं तो उसकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना उसका कोई मानक है। लेकिन जैसे ही आप पैक्ड फॉर्म में आ रहे हैं तो आप में उसमें सारे आपके जो उसका क्वालिटी है, उसका फैट कितना है, SNF कितना है, कहाँ पैक है, कितना वजन है, कितना उसका जो है शेल्फ लाइफ है, कब तक उसको उपयोग करना है, सारी चीज़ें उसमें जो है लिखी रहती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे गाय का दूध है, अब फूड सेफ्टी के मानक के अनुसार उसमें 8.3% SNF होना ज़रूरी है। बट कई परिस्थितियों में ये होता है कि गाय के रखरखाव के चलते या खाद्य पदार्थों के कमी के चलते या माहौल के चलते, वातावरण के चलते उसका दूध जो है 8.3 से नीचे आ जाता है। उस समय क्या होता है, जब प्लांट में हमारा बहुत सारा दूध एक साथ इकट्ठा होता है और उसका मानक अगर हमने ये पाया कि ये 8.3 के बराबर नहीं है जब हम पैक कर रहे हैं, तो उसके जो फूड सेफ्टी के मानक हैं उसके पालन करने के लिए हमें उसमें जो है SNF मिलाना पड़ता है। अच्छा, SMP जो है मिलाना पड़ता है ताकि उसका SNF लेवल्स उस लेवल तक आए। क्योंकि जैसे ही आप पैक्ड फॉर्म में आ गए, आप एक मानक के दायरे में आ गए, तो आपका फूड सेफ्टी का कोई भी ऑफिसर आपका सैंपल कहीं से भी उठा करके, चाहे वो दुकान से हो, आपके प्लांट से हो, उठा करके चेक कर सकता है। अगर आपके मानक जो अपने उसमें लिखा हुआ है वो अगर नहीं पाया गया तो तुरंत आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो हम उन केसेस में पाउडर मिला करके, और वो पाउडर कोई ऐसा अशुद्ध पाउडर नहीं होता है जी, SMP हम जो मिलाते हैं वो सिर्फ उसके SNF लेवल्स को बराबर करने के लिए, मानकों के लिए तब हम मिलाते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। बड़ा ही वो वैज्ञानिक तरीके से एकदम वैज्ञानिक तरीका है और यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि ये फिर झारखंड में या भारत में या कहीं आजू बाजू के छोटे छोटे देशों में होता है। ये दुनिया, पूरी दुनिया का ये स्टैंडर्ड है कि आप जो है मानकों के जो आपके पालन करने के लिए अगर उसमें SMP मिलाने की ज़रूरत है तो आप मिलाएंगे उसको, अन्यथा वो आप लो स्टैंडर्ड मिल्क मार्केट में आप छोड़ रहे हैं जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है। अच्छा, जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं जी, तो हमारा जो ये दुग्ध उत्पादन, जो मिल्क क्रांति जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ये बड़ा लास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन बड़ी तेज़ी से ये विकास कर रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है? देखिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा। बिल्कुल कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की, डॉक्टर कुरियन के मार्गदर्शन में। 1970 से ये चालू हुआ। धीरे धीरे उस समय जितने भी राज्य थे हमारे देश में, बड़े बड़े राज्य, और दूध के जहाँ पे ज़्यादा संभावना थी उन राज्यों में जाकर के NDDB की टीम, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्पीयर हेड टीम्स थी, उन्होंने जाकर के काम आरंभ किया। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, साउथ के जो भी हमारे स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, सभी जगहों पे इन्होंने अपनी टीम भेजी और उसी के अपने अपने जो ब्रांड थे, जो उनको लगा कि उनके ब्रांड की एक मजबूती आवश्यक है, तो कर्नाटक में नंदिनी, बिहार में सुधा, इस तरह करके, और गुजरात में तो अमूल था ही था, पहले से ही था। अमूल को देखते हुए ही NDDB की स्थापना की गई थी कि आप अमूल मॉडल को रेप्लिकेट कीजिए पूरे हिंदुस्तान में। अमूल जैसा जो है ब्रांड आप हर एक राज्य में बनाइए, ताकि किसानों की जो ये सहकारी व्यवस्था के जरिए जो हम दूध उत्पादन को बढ़ाने की या दूध व्यवसाय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो बढ़े। तो बिहार में सुधा आरंभ हुआ। तो सुधा जो था वो, अब इसको अगर हम तत्कालीन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दो भाग थे डिस्टिंक्टली, जो कि अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसके बेसिस पे बाद में झारखंड बना, कि साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार में दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा था जी, लेकिन साउथ बिहार में मार्केट बहुत ज़्यादा था जी। नॉर्थ बिहार का सारा दूध झारखंड बिकने के लिए आता था। बिल्कुल। और चूंकि झारखंड में बहुत सारे कॉस्मोपॉलिटन शहर थे, धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, तो उन सारी जगहों पे भी उन्होंने डेयरीज की स्थापना की और उनका काम दूध प्रोसेस होकर के पैक करके बाजार में बेचने का था। तो प्रोडक्शन हब था बिहार, मार्केटिंग हब था झारखंड। लेकिन जब झारखंड राज्य अलग हो गया तो यहाँ के जो सरकार को लगा कि यहाँ भी हमें कुछ आरंभ करना चाहिए, भाई यहाँ के किसानों को भी बेनिफिट बिल्कुल, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा झारखंड से ले जाकर के बिहार के किसानों के बीच बढ़ जाया करता था, और यहाँ के किसानों की किसी ने सुध नहीं ली, या ये कहें कि चूंकि उत्पादन बहुत कम था, बिल्कुल पहाड़ी इलाका था, दुर्गम इलाका था, पहुंचना मुश्किल था लोगों तक, क्योंकि ये खर्चीला व्यवसाय है जी। दूध आपको कहीं से खरीद करके लाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जैसे मैंने बताया कि ये एक पेरिशेबल कमोडिटी है, तुरंत शीघ्र बिगड़ने वाला पदार्थ है। अगर आपके एक दिन की दूध जो है वो बिगड़ गया तो आपके पूरे महीने भर की जो आपकी
जो कमाई मान लीजिए होने को है वो बिगड़ गया, वो गया, वो आपका नुकसान तो हो इस गया। प्रोसेस से हमने झारखंड में डेवलप तो झारखंड में धीरे धीरे जब ये काम चालू हुआ तो झारखंड सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे भी इस तरह का काम जो है आरंभ कीजिए। तो सन 2014 में झारखंड सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक MOU हुआ, समझौता हुआ जी। और उस समझौते के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन का प्रबंधन NDDB को सौंप दिया गया। NDDB ने अपनी 10-12 लोगों की टीम यहाँ भेजी और धीरे धीरे उन्होंने अगस्त 2014 से यहाँ पे दूध संकलन का जो है कार्य आरंभ किया। और जब कार्य आरंभ किया उस समय हमें जो मिला उसमें लगभग 10,000 के आसपास दूध उत्पादन होता था, दूध संकलन झारखंड मिल्क 10,000 लीटर 10,000 मात्र जी 10,000 लीटर के आसपास दूध संकलन होता था और लगभग 11,000 के आसपास हमारी मार्केटिंग होती थी। मेधा ऑलरेडी तब तक अस्तित्व में आ चुकी थी। मेधा जो झारखंड मिल्क फेडरेशन का ब्रांड है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। 2013 में जो झारखंड मिल्क फेडरेशन है उसका पंजीकरण हुआ था, नींव रखा गया था और 2014 अगस्त से हम लोगों ने इसका संकलन का कार्य जो है आरंभ कर दिया। तो उस समय 9,000 से चालू किया और अभी पिछले 9 सालों में समझिए हम आज 2.5 लाख लीटर के आसपास जो है तो दूध का मतलब बड़ा जो है संकलन कर रहे हैं। और तो इसका मार्केट भी हमारे अपने यहाँ है कि हम बाहर भी दूध भेजते हैं? देखिए हमारा मार्केट मैक्सिमम जो है 90% दूध हम झारखंड में बेचते हैं, बट चूंकि आज ओपन इकोनॉमी है, हमें अगर अपने पास सरप्लस दूध है, हमको अगर उसको बेचना है और उसकी अगर डिमांड है जो कि है मेधा के केस में इसकी स्वच्छता शुद्धता को लेकर के, तो हम उसको बिहार में भी ले जा करके बेच रहे हैं, हम उसको वेस्ट बंगाल में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से हम छत्तीसगढ़ में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर पलामू साइड से हम लोग यूपी भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पॉइंट है वो काफी मतलब मजबूत पॉइंट है। जी हमारे देखिए दूध की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये झारखंड का दूध है, एकदम स्वच्छ दूध है, एकदम फ्रेश दूध है। आप समझिए सुबह का दूध हम शाम को प्रोसेस करके उसको बाजार में उतार देते हैं, उसके पैक्ड फॉर्म में चला जाता है, शाम का दूध फिर अगले दिन सुबह मार्केट में आ जाता है। अच्छा, मतलब हमारे जो किसान भाई हैं जी, वो झारखंड के किसान भाई की मैं जब बात करता हूँ तो वो कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? हमने क्या क्या नया किया है जिसके कारण किसानों में विश्वास पैदा हुआ है? देखिए सबसे नया काम जो हमारा इसमें रहा कि शुरुआत से ही डे 1 से, और बहुत तकलीफ हुई उसमें हमें, जो यहाँ पे शुरुआत में टीम लीडर्स आए थे, MD आए थे, या जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट की टीम थी, बहुत तकलीफ हुई इस बात को लोगों को मन में डालने के लिए कि हम कैश में डीलिंग नहीं करेंगे, नगदी का रोकड़ का कोई हमारे पास कोई कारोबार नहीं चलेगा, हम जो भी आपसे लेन देन करेंगे वो हम आपके खाते में डालेंगे, बैंक खाते में। से हम डिजिटलाइज हैं डे 1 से। और हमें शुरुआत में लोगों को ये कन्विंस करने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन लोगों को धीरे धीरे इसका लाभ समझ में आने लगा कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। हमारे दूध के साथ सबसे बड़ी जो खासियत है ये है पूरी व्यवस्था के साथ। आपने जैसे पूछा कि किसानों को क्या लाभ हुआ, एक तो हमारे उपस्थिति मात्र से जो बिचौलिए जो कि थ्रो अवे प्राइसेस में, मतलब कुछ भी मतलब कीमत देकर के किसान से 10-12 रुपए लीटर खरीदा और 30-35 रुपए बाजार बेचा, लेकिन वो बंद हो गया, जैसे सब्जी में हो रहा है। हमने वही किया कि किसान के दरवाजे पे सुबह शाम जो किसान को उपयुक्त लगता है उस गांव में कि ये हमारा संकलन स्थल होना चाहिए, वहाँ पे एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दे करके दूध का संकलन आरंभ किया। गांव स्तर पे मशीनें बिठाई, ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन्स, जो कि दूध को तुरंत टेस्ट करके बताएगा कि इसमें तो इतना फैट है। ये जो हम ग्रामीण क्षेत्र में जो हम जाते हैं वो कहीं जैसे पॉइंट बनाए हुए हैं वहाँ, या किसी को हमने ठेका दे रखा है, इस प्रकार से करते हैं कि हमारी कोई गाड़ी वाड़ी भी जाती है? मैं बताता हूँ आपको जी। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ने की बात करते हैं। किसी एक व्यक्ति को हम लोग उसको गांव की उसकी दूध की जिम्मेदारी देते हैं। शुरुआत में हमने उसको दूध मित्र का नाम दिया। अच्छा, कि उन्हीं के बीच में से उनकी एक पहले मीटिंग करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वहां पे उस गांव में दूध है, हम उस गांव में जाएंगे, दूध उत्पादकों के साथ बैठक करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि आपके बीच में कोई एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जो आपके साथ काम ढंग से करे, ईमानदारी से करे, हिसाब किताब ठीक से रखे, वैसा आदमी बताइए। तो वो बताएंगे भैया वो आदमी बहुत अच्छा है, आप उसको रख लीजिए करके। उसको तो तैयार है, हाँ भैया तैयार है, उसको इतना पैसा मिलेगा, वो सारा हम उसको लेखा जोखा बता देते हैं, तैयार हो जाता है। अब वो JMF के बिहाफ पे सारे लोगों से दूध कलेक्शन करता है। अच्छा। वहाँ पे हमने मशीनें रखी हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन्स है। वो मशीन आदमी का चेहरा नहीं पहचानता, दूध पहचानता है। जो दूध की गुणवत्ता रहेगी उसके हिसाब से उस मशीन में उसका पर्ची निकल जाएगी। शुरुआत में पर्ची का सिस्टम था, आज हम लोग भी थोड़ा टेक्नोलॉजी
एडवांस्ड होकर के SMS के माध्यम से उनको चला जाता है। अच्छा, जो भी उनके उनके मोबाइल पर चला जाएगा, बिल्कुल मोबाइल पे चला जाएगा। उसका दूध का टेस्ट हो गया, भैया मेरा दूध का फैट इतना, SNF इतना, मेरी कीमत इतनी, सुबह का इतना, शाम का इतना। हर दिन उनको SMS जाएगा। पहले पर्ची निकला करती थी, अब वो आदमी आया, दूध इकट्ठा करके कैन में रख लिया। हमारे गाड़ी जो है हर एक रूट में एक एक हमने दूध को, देखिए जैसा मैंने बताया कि दूध शीघ्र बिगड़ने वाला पदार्थ है, अभी उसको ठंडा करना है हमको तत्काल। अब उसको मैं उठा करके होतवार में लेकर के आऊँ, जो हमारा प्लांट है रांची में, तो बहुत हमें विलम्ब होगा। तो हम वहीं पे बल्क मिल्क कूलर्स बिठाते हैं ग्रामीण स्तर। अच्छा, एक मतलब कई संचों को मिला करके एक जगह हम उसको 10-12 समितियों को मिला करके उसको हम लोगों ने एक बल्क मिल्क कूलर में ले आए। ये भी मुझे लगता है कि जो नया काम है, बिल्कुल नया काम है ये। और यहाँ झारखंड में आज के दिन तक हम 120 ऐसे BMCs बिठा रखे हैं, और वो BMCs जो हैं वो उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार है। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ हम 5000 की भी लीटर की भी BMC लगाते हैं, जहाँ पे कम पोटेंशियल है वहाँ पे हम 2000 लीटर की लगाते हैं। ये भी लचीलापन हम बिल्कुल है हमारे पास। 2000, 3000 और 5000 मैक्सिमम हमने 1000 से भी आरंभ किया था, बट हमें लगा कि 1000 बहुत जल्दी भर जा रहा है, तो मेरे लिए खर्चे मतलब बढ़ जा रहे हैं, तो हमने 2000 मिनिमम एक मापदंड पकड़ा है कि 2000 लीटर की BMC जो है वो होनी चाहिए। तो 10-12 BMC का दूध। ये किसानों को भुगतान का क्या प्रोसेस मैं बता रहा हूँ सर जी। इसमें ऐसा है कि हम दूध जो उनका बिल बनने के बाद 10 दिन के अंतराल पे सारा का सारा हमारा एक ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सॉफ्टवेयर है। पूरा डेटा सर्वर में चला जाता है, सर्वर से मिल्क बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। वो स्वतः हो जाता है अपने आप, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ वो डेटा वो मशीन में एक पेन ड्राइव के माध्यम से अपलोड करना पड़ता है। पेन ड्राइव से अपलोड करने के माध्यम के बाद वो BMC से सीधा का सीधा सर्वर में वो डेटा चला जाता है। सर्वर में जाने के बाद मिल्क बिल उसका जनरेट हो जाता है। तो 1 से लेकर के 10 तारीख तक का जो दूध का भुगतान होता है वो हर महीने की 14 तारीख को उनके खाते में कर दिया जाता है, सीधा उनके खाते में, जिनके नाम से कोड खुला हुआ है नियमित रूप से। और ये व्यवस्था जैसा हमने पहले बताया कि डे 1 से हमारी चालू हुई, अगस्त 2014 से ही ये व्यवस्था हमने चालू की, और पूरा का पूरा पैसा किसानों के खाते में चला जाता है। मतलब डे 1 से डिजिटलाइज है। और ये जो दूध आप जो देख रहे हैं कि लगभग हम 25 गुना बढ़ गए हैं पिछले 9 सालों में, इसका सबसे बड़ा और प्रभावी कारण यही रहा है कि किसानों को ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये पैसा मैंने अगर JMF को अगर दूध दिया है तो आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर मिलेगा, और टाइम पे मिलेगा। अच्छा, ये हमारे जब हम मतलब दूध उत्पादन की बात करते हैं तो हम लोग कुछ किसानों को मतलब जैसे चारा है, रखरखाव है, गाय या जो दूध उत्पादक जानवर हैं उसकी व्यवस्था है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ व्यवस्था कर रखे हैं या कोई प्रोसेस है? बहुत सारी हम लोग जो क्या है उससे कैसे लाभान्वित हो सकता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो सबसे पहले देखिए, ये ज़रूरी है कि जानवर के रखरखाव से दूध की क्वालिटी का बहुत बड़ा एक रिलेशन है। बिल्कुल, अगर जानवर स्वस्थ नहीं है, उसका रखरखाव सही नहीं है, तो दूध की गुणवत्ता पर उसका असर पड़ेगा। जानवर बीमार पड़ेगा, उसका दूध अगर निकाल रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता पे भी आपको असर पड़ेगा उसका जी। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने जानवरों का जो है देख रेख सही ढंग से करें, उसको सही वातावरण में रखें, साफ़ सुथरी जगह पे रखें। जहाँ पे वो गोबर कर रही है या उसका जो मूत्र जा रहा है उसको सही समय पे हम साफ़ सफाई करते रहें। तो एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट पे हम लोग उनको एक प्रशिक्षण देते हैं हमारे होतवार प्लांट में। तो वो संस्था के द्वारा, बिल्कुल संस्था के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन उनके लाने आने जाने का सुविधा, उनके खाने की सुविधा सारा का सारा संस्था करती है। कई केसेस में हम लोग उनको होतवार में जो हमारा रांची में प्लांट है वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। हम उनको पूरा 1 दिन का कार्यक्रम है, उनको हम सारी चीज़ें बताते हैं। जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इनको एक बिज़नेस के रूप में टेकअप करना चाहते हैं या कि वो चाहते हैं कि हम 5-10 गाय रख करके हम एक डेयरी को एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाएं, उनको हम लोग NDDB आनंद या फिर हमारा सिलीगुड़ी में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हम लोग नियमित रूप से उनको भेजते हैं। अच्छा, ये 2 सेंटर पर उनको भेजते हैं? बिल्कुल, और वो भी हम लोग अपने मतलब संस्था के खर्चे पे ही वो जाते हैं। 5 दिन का जैसे कार्यक्रम है, जैसे सिलीगुड़ी में जाते हैं, NDDB में जाते हैं तो 3 दिन का कार्यक्रम है। तो वो ये काम करते हैं, वो जानवरों की देख रेख पे, खान पान पे, कैसे आपको एनिमल को मैनेज करना है, कैसे आप अपने जानवर को सही चारा दें, सही खान पान दें, इसके बारे में सारी चीज़ें उनको बताया जाती है। इस चीज़ का लाभ, जैसे आपने कहा कि कोई व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ये
एक झारखंडी किसान या एक झारखंडी व्यक्ति कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, लाभ कैसे ले सकता है आपसे? देखिए, आज हम झारखंड के 24 जिलों में काम कर रहे हैं जी। शुरुआत में जब हम स्टार्ट किए थे 8-10 जिले में थे, तो अभी लोगों में मतलब इसकी प्रचार प्रसार की अभी कोई कमी नहीं है, या लोगों को ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि झारखंड मिल्क फेडरेशन या मेधा इस तरह का काम कर रही है। वो तो है। लेकिन कोई भी किसान अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे किसी भी सेंटर पे जाकर के वो बात करे, हमारे जो कंसर्न वहाँ पे रूट सुपरवाइज़र हैं उनसे मिल करके उनसे बात करे। तो बहुत तरीके हैं, हमारे वेबसाइट पे हमारे सारे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं कि आप किनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास नियमित रूप से ईमेल भी आते हैं कि हमारे पास इतना लीटर दूध है, हमारा दूध लेने वाला कोई नहीं है, तो आप कैसे इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम लोग सारा उनको इंडिविजुअल अटेंशन दे करके हम लोग एड्रेस करते हैं। देखिए, कई केसेस में जो है लोग काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं, हमको कई बार वायबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, वायबिलिटी, हम लोग इसको सरकारी ग्रांट के ऊपर ही आश्रित रहे ये संस्था हम नहीं चाहते हैं। ये एक वायबल बिजनेस मतलब मॉडल के रूप में चले हमारी संस्था, हम सस्टेनेबल हो कि हमको सिर्फ सरकार से ग्रांट मिल रहा है तब तक हम चल रहे हैं और ग्रांट रुक गया तो हमारी संस्था ठप हो गई, ऐसा हमारी जो है व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हमारे जो खर्चे हैं वो दूध व्यवसाय से ही हमको जो मीट आउट हो जाए, चाहे हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो। दूध व्यवसाय में बहुत सारे खर्चे हैं जो कि आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक आम आप भाषा आप सुनेंगे लोगों से जब इसके बारे में, जब लोग लूजली बात करते हैं कि आप किसान से 40 रुपये लेकर के बाजार में 60 रुपये बेचते हैं तो 20 रुपये आप आमदनी कर रहे हैं करके, ये भी एक बहुत बार स्टेटमेंट हम लोगों को सुनना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन वो स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्रेक इवन पे भी लगभग अभी चल रहे हैं, एकदम ब्रेक इवन पे। लास्ट ईयर का अगर हमारा ऑडिटेड रिपोर्ट देखें तो हम 10-12 लाख रुपया का हमको झारखंड मिल्क फेडरेशन को जो है लाभ हुआ है। क्योंकि इस संस्था की और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर मान लीजिए हमें कोई मुनाफा होता है तो हम वो पैसा किसानों को एडिशनल प्राइस के रूप में बांट देते हैं। अच्छा, ये भी है सिस्टम? ये भी है कि अगर मान लीजिए हमने साल के अंत में अगर कुछ हमारी संस्था को मुनाफा हुआ तो थोड़ा बहुत पैसा रख के संस्था के जो भी चीज़ें खर्चे को छोड़ करके हम लोग सारा पैसा किसानों को वापस दे देते हैं। और वो कैसे देते हैं कि उन्होंने कितना दूध हमें दिया है उसके प्रोपोर्शन में हम वो बांटते हैं, पुरस्कृत करते हैं। हाँ, एक तरह से वो एडिशनल प्राइस का हम उसको नाम देते हैं। एडिशनल प्राइस हमने उसको दिया, मतलब हम ये कहते हैं कि हमने आपको शुरुआत में जो प्राइस दिया था वो टेम्पररी प्राइस है, ये हम एडिशनल प्राइस आपको दे रहे हैं ताकि आपका दूध था, आपके दूध से हमें आमदनी हुई, ये उसका जो है लाभ है ये आप ले लीजिए। अच्छा, जैसे अपना जो मेधा है उसका जो उपभोक्ता है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए हमने कौन कौन से उपाय किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो उपभोक्ता जो समझता है, देखिए एक तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स पहले से भी चल रहे थे। जी बिल्कुल। और एक ये भी बात है कि आप शुरुआत से या बचपन से जिन चीज़ों को अपने आहार में या प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो आपके स्वाद में रच बस जाता है और आपको वही अच्छा लगता है। तो जब ये नया फ्रेश दूध आया तो लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ कि ये नई चीज़ कहाँ से आई है, इसका टेस्ट अलग है। बट धीरे धीरे वो उनको पता चला कि ये टेस्ट जो है ये फ्रेशनेस का है, ओरिजिनल टेस्ट, यही फ्रेशनेस का टेस्ट है। तो धीरे धीरे हमारा मार्केट इसीलिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और हमारे प्रबंधन ने भी, हमारे सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे मैनेजमेंट कमेटी जो है, इस बात पे बहुत जोर दिया कि आपका ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको मेधा नाम से लोग पहचानने लगे। शुरुआत में जब मदर डेयरी एक हमारी एनडीडीबी की ब्रांड है, जो दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है, मेधा कोई पहचानता नहीं था, तो शुरुआत में मदर डेयरी ने अपना ब्रांड नेम इसको उधार दिया कि आप मेधा के बगल में मदर डेयरी भी लिखिए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, मदर डेयरी इसकी क्वालिटी को सर्टिफाई कर रही है। क्योंकि मदर डेयरी दिल्ली में बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था उस समय, और आज भी है। तो मेधा मदर डेयरी के नाम से चलता था। बट 4-5 साल बाद हमें लगा कि नहीं, अब मेधा जो है अपने पाँव पे खड़ा है, ब्रांड काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है, तो मदर डेयरी को हमने रिक्वेस्ट किया कि बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बोला कि हम ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और उनको हमने थैंक्स बोला कि जो भी आपने हमें सपोर्ट दिया उसके लिए हमने धन्यवाद दिया, और हमने कहा कि अब मेधा नाम से ही इसको चलाएंगे। तो इसकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत सारे माध्यमों के ज़रिए हम लोग कंपटीशंस कराना, आप लोग को देखे भी होंगे कि हम लोग मकर संक्रांति के समय दही खाओ इनाम पाओ एक प्रतियोगिता कराते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे हर एक जिलों में मतलब इस तरह के कार्यक्रम करके ब्रांड विजिबिलिटी को करने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। और बच्चों को स्कूल से ला करके प्लांट घुमाना, उनको दिखाना कि देखो बच्चों कैसे बनता है, तुम्हारा दूध कैसे पैक होकर के जाता है। क्योंकि बच्चे हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं घर में
कि मुझे यही दूध चाहिए। जब वो अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि इतने हाइजीनिक तरीके से, इतने साफ तरीके से दूध पैक होकर के जो है पैकेट में जा रहा है, इसकी लस्सी इतनी स्वादिष्ट बन रही है, इसका फ्लेवर्ड मिल्क इतना टेस्टी लग रहा है, तो हम पापा मम्मी यही दूध पिएंगे, दूसरा नहीं पिएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बच्चों के माध्यम से, और किसान भी हमारे बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर वो आते हैं। सबसे मुझे तो लगता है सबसे पहले तो ब्रांड एम्बेसडर किसान ही रहे होंगे आपके। लेकिन हमारे साथ एक कमी ये है कि किसान हमारा दूध पैक्ड मिल्क उनको चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो खुद अपना दूध जो उनको ज़रूरत का है वो खुद रख लेते हैं। और हम हमेशा से ये बोलते हैं कि दूध आपको जो ज़रूरत है वो आप अपना रखिए। गुजरात में एक समय में ये बहुत था, गरीबी उस समय ज़्यादा रही होगी 1970s के समय में, तो सारा का सारा अपने बच्चे के लिए भी दूध न रख के लोग जो पूरा का पूरा समिति को बेच दिया करते थे। तो डॉक्टर कुरियन साहब ने उसमें कहा था कि आप ज़रूर रखिए, आप अपने बच्चे का दूध रख करके तब आप हमें बेचिए। हम आपके स्वास्थ्य के मतलब कुर्बानी दे करके हमें व्यवसाय नहीं करना है जी। तो ये हमारा जो है बहुत एक प्रभावी माध्यम रहा है कि महिलाओं की भागीदारी 40% हमारी मेंबरशिप महिलाओं की है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं के खाते में जाता है पैसा, वो तो उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का भी ये एक बड़ा माध्यम है। तो ये हम जो है इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सामाजिक, ये सिर्फ एक दूध, हम अपने किसानों को बोलते हैं ये सिर्फ दूध खरीदने और बेचने का माध्यम नहीं है। विश्वास साहब, हमारे दर्शकों को जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो हम दूध आप खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता का ज़रूर ध्यान रखें, और अपने मन से ये विचार निकाल दें कि जो भी पैक्ड मिल्क आप खरीद रहे हैं उसमें क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी है। कोई कमी नहीं है, हमारी क्वालिटी बढ़िया है, हम अपने उपभोक्ता को संतुष्ट कर रहे हैं और किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं बड़े पैमाने पर। साथ ही साथ ये धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से उत्तरोत्तर यह विकसित कर रहा है। विश्वास साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषयों के साथ हम फिर आपके सामने में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ मैं विदा चाहता हूँ। जोहार, नमस्कार।